वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। बिजनेस, हाउस वार्मिंग, लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइल हो, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हूँ। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं एब्रॉड में अच्छी जॉब कर रहा हूँ। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। गुरुवार के दिन 12 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2 व्यक्ति अहरौला, 1 व्यक्ति सीएससी परशुरामपुर आजमगढ़, 1 व्यक्ति नंदगांव पहलनी तथा 8 व्यक्ति मेहनगर आजमगढ़ के रहने वाले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि संबंधित तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। सीएम ने बताया कि अब तक कुल 254 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 65 एक्टिव केस हैं, 182 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ के पत्रकार संगठनों, सामाजिक संगठनों, छात्र संघों और समाज के बौद्धिक वर्ग के लोगों ने गुरुवार के दिन आईएमए और लाइफलाइन हॉस्पिटल के विरुद्ध सड़क पर उतरकर जन आंदोलन का आगाज कर दिया, जिसका कारण बना आईएमए और लाइफलाइन हॉस्पिटल द्वारा पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना और अपने रसूख के बल पर आम जनता की आवाज दबाने की कोशिश करना। इस गंभीर प्रकरण के मद्देनजर जर्नलिस्ट क्लब आजमगढ़, जर्नलिस्ट फेडरेशन, गांधीगिरी परिवर्तन सेवा संस्थान, सारथी सेवा संस्थान एवं छात्र संघ के लोगों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के विरुद्ध खतरा बताया। उपस्थित लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मांग किया कि हमारी आवाज को दबाने के लिए सिस्टम और सरकारी तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। आईएमए अपने सदस्य अस्पतालों के मानकों को छिपाने और जांच को प्रभावित करने के लिए वीडियो जारी कर दबाव बना रहा है। यही नहीं, आवाज उठाने वालों के विरुद्ध धमकी और फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। इस दौरान जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी, सारथी सेवा संस्थान के संयोजक विनीत सिंह रिसू और गांधीगिरी टीम के संयोजक विवेक पांडे ने जिला प्रशासन से मांग किया कि लाइफलाइन हॉस्पिटल की जांच जल्दी पूरी की जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उन्होंने कहा कि हम लोग इस मुद्दे को लेकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जनहित याचिका दायर कर जनपद के मानक विहीन संचालित अस्पतालों की जांच की अपील कर दोषी डॉक्टरों और सीएमओ समेत संबंधित सरकारी महकमों पर कार्रवाई की मांग करेंगे। एक लाइफलाइन हॉस्पिटल के खिलाफ मामला है, खिलाफ भी नहीं है, एक प्रकार से यूँ समझिए कि उनके अस्पताल में जो कोविड-19 की गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही थी, उस पर एक पोस्ट पत्रकार अरविंद सिंह द्वारा लिखी जाती है
और इसको अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए वो एक दरख्वास्त देते हैं और अज्ञात में मुकदमा कायम कराते हैं। और वो मुकदमा कायम होने के बाद कल उसमें नामजद मुकदमा कायम होता है। हम लोगों ने कप्तान साहब से मांग किया है, जनपद के सभी पत्रकारों ने, कि इसमें जो जांच है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। ना उनके अस्पताल का नाम है, ना उनके किसी उसका नाम है, फिर आखिर चोर की दाढ़ी में ये तिनका क्यों है, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। अब रह गया दूसरा सवाल ये कि सामाजिक मुद्दों और बुनियादी मुद्दों को लेकर के ये लड़ाई है। तमाम सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे ये सारथी संस्थान के गांधीगिरी टीम के पूर्व अध्यक्ष डीएवी कॉलेज के अभिषेक उपाध्याय जी, ये सारे लोगों का कहना ये है कि कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन जो अस्पताल नहीं कर रहा है वो आम आदमी की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, और ये सही बात भी है। तो ऐसे में किसी को बुरा लगने की क्या ज़रूरत है। दूसरी बात कि IMA जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मैंने परसों भी कहा था कि बहुत ही सम्मानित संस्था है, लेकिन IMA को सिर्फ डॉक्टरों के पक्ष में खड़े होकर के और गलत सही का फैसला न करते हुए इस बात का दबाव बनाना कि हम OPDs बंद कर देंगे और मरीजों का देखना बंद कर देंगे, और पत्रकारों के ऊपर मुकदमा कायम करा दिया है। तो मुकदमा कायम कराया है तो हम लोग भी आए हैं और यही कहने के लिए आए हैं कि साहब मुकदमा तो दर्ज हुआ है, इसकी जांच जल्दी से जल्दी होनी चाहिए और आपको ये फैसला तुरंत लेना होगा। और IMA के खिलाफ भी एक मुकदमा आपको ये कायम कराना पड़ेगा कि IMA किस हैसियत से ये धमकी दे रहा है कि वो मरीजों को देखना बंद कर देगा और सारी OPDs ठप कर देगा। आखिर मानकों का भी तो सवाल है, उनका अस्पताल किसी मानक को पूरा नहीं करता। हमने तो पीछे भी कहा था कि अस्पतालों की जांच होनी चाहिए, सारे अस्पतालों का जो मानक है वो पहले पूरा हो। खाली लूटने खसोसने का अड्डा है और मरे हुए लोगों से पैसा ले रहे हैं और उसके बाद पैसे के प्रभाव में दबाव बना करके और मुकदमा भी कायम करा दे रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और जांच चूंकि इसमें मंडलायुक्त महोदया ने पहले से ही मंडल स्तर के अधिकारियों की तय कर रखी है और तमाम जो अस्पतालों के मानक हैं वो फुलफिल नहीं करते हैं, ये एकदम क्लियर है। लेकिन अच्छा, DM साहब ने भी जांच के लिए कहा हुआ है, उसकी जांच रिपोर्ट अभी आई नहीं। IMA पहले ही कह रहा है कि जांच साहब बंद कर दो उनके खिलाफ। जांच क्यों बंद कर दे उनके खिलाफ? ये दबाव की राजनीति नहीं चल पाएगी और पत्रकार इसके सामने बिल्कुल झुकने वाले नहीं है, ये कतई नहीं हो पाएगा। अच्छा, धमकी भी दी जा रही है उधर से, ये पैसे के कहा जा रहा है कि पैसे की डिमांड यहाँ से की जा रही है, सिविल सोसाइटी कर रही है और पत्रकारों द्वारा की जा रही है। बिल्कुल ये गलत बात है। सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनका आचरण बिल्कुल गंगा की तरह निर्मल है और सारे लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या धन संपदा बनाई है। जिन्होंने लूट खसोट करके अट्टालिकाएं खड़ी करी हैं, वो पहले सोचें अपने बारे में कि लाशों का व्यापार और खून का धंधा जो करते हैं वो पहले अपने बारे में सोचें और दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देख लें। को भी धमकी दी जा रही है IMA की तरफ से, उस तरफ से कुछ धमकी दी जा रही है? नहीं, लगातार उनके लोगों का प्रेशर आ रहा है कि आप इस मामले से हट जाइए, जांच को बंद करवा दीजिए, आप इसमें पैरवी मत कीजिए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जांच में दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा। DM साहब से क्या मांग आपकी है? DM साहब से हमारी मांग ये है कि जो जांच का 2 सदस्यीय दल उन्होंने बनाया है वो जांच 48 घंटे के अंदर पब्लिक को होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि आखिरकार अस्पताल मानकों को पूरा करता है कि नहीं, जांच में क्यों देरी हो रही है। और सभी हॉस्पिटल की जांच की मांग कर रहे हैं? सभी अस्पतालों के जांच की मांग तो हम लोग कर रहे हैं। अभी तो एक जो अस्पताल के बारे में दिया गया था उसकी जांच की रिपोर्ट आई ही नहीं है। आगे सिविल सोसाइटी के लोग और सभी समाज के लोग इस बात को लेकर मुखर होने वाले हैं कि अस्पतालों की लूट खसोट का ये धंधा तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। SP साहब ने कहा है कि आप IMA के खिलाफ जो भी लिख के देना हो वो दीजिए और इसमें जो भी जांच होनी होगी हम करके जल्दी से जल्दी देंगे और किसी भी निरपराध आदमी को गलत तरीके से नहीं फंसाया जाएगा। उन्होंने निष्पक्ष तौर पर कहा है कि हम अच्छे ढंग से इसकी जांच करके और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। IMA के बारे में हमसे क्या कहलवा रहे हैं? IMA में तमाम डॉक्टर खुद ऐसे हैं जिनकी डिग्री खुद संदेहों के घेरे में है। पहले वो पता करने की उनकी डिग्री जो महाराष्ट्र से आई है वो ठीक है कि नहीं, उसके बाद पत्रकारों की गोल्ड मेडल की जांच करेंगे कि सोना कितना खरा है और पीतल है कि नहीं है। जिला प्रशासन अस्पताल के दबाव में है। ये केवल एक अस्पताल का प्रकरण अभी हम लोगों ने उठाया और हम लोगों की जो मांग थी वो जायज़ थी। हमने कहा कि अस्पताल का जो मानक है वो मानक के अनुरूप है कि विपरीत है। हमने केवल अपना प्रश्न रखा, हमने जांच के लिए मांग किया। उसके बाद कल IMA के लोग बौखलाए हुए थे। कल उन्होंने IMA के लोग आकर के प्रशासन पर ज़बरदस्ती दबाव देकर उनका कहना है कि वो प्रैक्टिस करना बंद कर दें। कहीं ना कहीं प्रशासन दबाव में है और उसके दबाव के बावजूद उन लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है।
हम लोग सामाजिक संगठन से हैं, पत्रकार लोग हैं जो मुकदमे में हैं, अरविंद भैया हैं जो सम्मानित पत्रकार हैं, निक्की उपाध्याय जी हैं, विवेक पांडे जी हैं, तो कहीं ना कहीं सभी लोग संस्था से जुड़े हुए हैं। हम लोग का व्यक्तिगत मान सम्मान है, हम लोग मानहानि का मुकदमा भी करेंगे इनके ऊपर, प्रशासन से भी पूछेंगे किन कारणों से उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? धारा 19(1) कहती है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, आवाज़ उठाने का अधिकार पूरे भारत के हर नागरिक को है। अगर कहीं गलत होता है तो अधिकार उठाना हमारी जिम्मेदारी नैतिक बनती है। तो जो जिम्मेदार लोग हैं, जो समाज के प्रहरी हैं, चाहे पत्रकार हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे आम जन हो, अगर कहीं गलती दिखती है तो उनका प्रश्न करना लाजमी है। अगर उस प्रश्न में कहीं त्रुटि है तो उसके बारे में हमको बताया जाए कि आपने यह पोस्ट किया था, यह पोस्ट गलत थी। अगर वो पोस्ट गलत नहीं थी तो हमारे ऊपर मुकदमा किस आधार पर दर्ज किया गया? आजमगढ़ के सीएमओ का सभी लोग खेल जानते हैं कि वो किस तरीके से आजमगढ़ जनपद में काम कर रहे हैं, किस तरीके से लोग जांच करेंगे। हम लोगों को पता है कि जांच कहीं न कहीं शंका के घेरे में है, इसलिए हम डीएम से भी मांग करेंगे कि ये जांच उचित कमेटी बना करके, जिस पे हमको विश्वास हो, जहां भी जांच हम लोग को बुलाया जाए, हम लोग मौके मौजूद रहें, उसके बाद ही जांच मान्य होगी। भैया मैं पहले बता दिया कि ये लोग दबाव में हैं, डॉक्टर लोग दबा रहे हैं, सामाजिक संगठन हो या पत्रकार हो। जब कोरोना महामारी चल रही थी तो बढ़ चढ़ के लोगों ने उनका सहयोग किया, सम्मान दिया, और अलग अलग जा के हम लोगों ने भी सम्मान किया। तो आज जब हम कोरोना के साथ, डॉक्टर के साथ हम लोग भी खड़े थे, जितना उन्होंने जनता का सहयोग इलाज करके किया, उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों ने लोगों की मदद करके किया। नहीं तो हमारी पहले की भी पोस्ट देखे प्रशासन, और अगर हमारी पोस्ट गलत है तो हमको मुकदमा करे और गिरफ्तार करे और जेल भेजे, उसके बाद कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद हम जमानत करवा के जेल से बाहर निकलेंगे। हमें कोई दुराव नहीं रहेगा, हमें कोई दुख नहीं रहेगा। अगर हम गलत है तो मुकदमा हो, अगर हम गलत नहीं हैं तो हम मानहानि का मुकदमा करेंगे, चाहे वो प्रशासन हो और चाहे वो यहाँ के बड़े बड़े अस्पताल लाइफलाइन जैसे लोग हों, और चाहे आईएमए के लोग हों। और आईएमए के लोगों को चेतावनी देना चाहूँगा कि अब जांच हर अस्पताल की होगी, मानक के विपरीत आजमगढ़ में कोई कार्य नहीं होगा, चाहे उसके लिए हम लोग को फांसी दे दी जाए और चाहे हम लोग को मरवा दिया जाए। सीधे गुंडागर्दी है। आजमगढ़ एक क्रांतिकारियों का जिला रहा है, उस क्रांतिकारियों के जिले में क्रांतिकारियों की आवाज़ दबाने के लिए कुछ स्वास्थ्य माफियाओं द्वारा एक प्रोपेगेंडा रचा गया है। उनको यह कहीं न कहीं भ्रम हो गया है कि वह इस आजमगढ़ में पैसे के बदौलत सामाजिक लोगों को, पत्रकारों को, कलम को वो तोड़ देंगे, पत्रकारों के आवाज़ों को वो सिल देंगे, उनको वो जेल भिजवा देंगे। यह निश्चित तौर पे उनका भ्रम है। वह भ्रम आने वाले कुछ दिनों के अंदर टूट जाएगा। उस पर हम सभी प्रतिबद्ध हैं और हम सभी पूरी चुनौतियों के साथ खड़े हैं। इनका FIR कराना कहीं न कहीं इनके डर का एक पहला कदम है। वह कदम इन्होंने उठाया है, इसके आगे हम सभी अपना एक और कदम उठाएंगे जिसमें इनको हम सभी बताने और समझाने का काम करेंगे। भारत सरकार के द्वारा अनलॉक 2 के व्यापक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इस क्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने भी जनपद स्तर पर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। जिलाधिकारी कार्यालय से जारी की गई अनलॉक 2 की गाइडलाइन के अनुरूप जनपद में समस्त स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार बंद रहेंगे। जनसभाएं, भीड़ एकत्र करने के आयोजन, सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। 2 गज की दूरी के नियम का अनुपालन किया जाएगा। शादी समारोहों में अधिकतम 50 व अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। दवा, फल, सब्जी व दूध की दुकानें सप्ताह के 7 दिन खुलेंगी। रात्रि 10 बजे से 5 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों, वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए ही बाहर निकल सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन वर्जित रहेगा। कंटेनमेंट जोन में समस्त गतिविधियों पर कठोरता से पाबंदी लागू रहेगी। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को पूर्व व उत्तर दिशा की पटरी पर स्थित दुकानें, मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को पश्चिम व दक्षिण दिशा की पटरी पर स्थित दुकानें प्रातः 10 बजे से 7 बजे तक ही खुला करेंगी। पीस कीपिंग मिशन के अंतर्गत 4 वर्षों से अधिक समय तक संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पुलिस विभाग के गौरव प्रमोद कुमार श्रीवास्तव आपके सामने हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस में निरीक्षक का पद दायित्व जनपद में संभाल रहे प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को शासन ने पदोन्नत करते हुए उन्हें अब पुलिस उपाधीक्षक पद की शोभा बढ़ाने का दायित्व सौंपा है।
मूल रूप से देवरिया जनपद के निवासी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने यूपी कॉलेज वाराणसी व इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की है। 89-90 बैच के सब इंस्पेक्टर प्रमोद श्रीवास्तव ने विदेशों तक में भारतीय पुलिस की अमिट छाप स्थापित की है। नई जिम्मेदारी, नई दायित्व को भी उन्होंने पूरी क्षमता व कौशल से निभाने की बात कही है। मैं 89-90 बैच का सब इंस्पेक्टर हूँ और वर्तमान में यहाँ आजमगढ़ में LIU इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। मूल रूप से मैं जनपद देवरिया का रहने वाला हूँ, लेकिन चूँकि ज़्यादा मेरी सर्विस लखनऊ की रही है तो लखनऊ में भी सेटल्ड है, मेरी फैमिली वहीं है। और कल मेरा प्रमोशन हुआ है, शासन ने मुझे पुलिस उपाधीक्षक के रूप में प्रोन्नति प्रदान की है, तो मेरे लिए खुशी की बात है, मेरे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। सर कहाँ काम किए थे, किस पद पे रहे हैं? नौकरी की शुरुआत तो मैंने लखनऊ से की। बहुत दिन तक मैं स्थानीय अभिसूचना इकाई लखनऊ में रहा। फिर मैं इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर आ गया गोखले मार्ग पे और काफ़ी दिन मैं वहाँ भी रहा। बीच बीच में मैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से पीस कीपिंग मिशंस में भी जाता रहा हूँ और मैंने 4 अवसरों पे 4 विभिन्न देशों में पीस कीपिंग में मैं गया हूँ और जो वहाँ ऑब्जर्वर होते हैं, पुलिस ऑब्जर्वर और मॉनिटर, उनके रूप में मैं काम किया हूँ। पहली बार मैं कोसोवो गया था, उसके बाद मैं आइवरी कोस्ट गया, उसके बाद मैं ईस्ट तिमोर गया और अभी हाल में मैं साउथ सूडान से लौटा हूँ। इसके अलावा मैंने इमिग्रेशन में भी काम किया है। तो अब मुझे नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है, तो मुझे आशा है कि मैं जो भी नया दायित्व होगा उसको मैंने जब आज तक जैसे निभाया है, आगे भी मैं ईश्वर की कृपा से और लोगों के और अपने अधिकारियों के मार्गदर्शन में कर पाऊँगा। खास बात यह भी है कि इनके छोटे भाई अजित कुमार सिन्हा का भी इनके साथ ही प्रमोशन हुआ है। सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत इनके छोटे भाई अब अनु सचिव के पद पर पदोन्नत किए जा चुके हैं। परिवार में आई दोहरी खुशी से इनके घर परिवार गांव गिराव में खुशी का माहौल है। पत्नी मीनू श्रीवास्तव ने पति के प्रमोशन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि काफ़ी सालों से उन्हें इस खुशी का इंतजार था। मैं बहुत खुश हूँ, काफ़ी सालों से इंतज़ार था, इंतज़ार पूरा हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। हर जगह हेल्प किए हैं, पूरे जर्नी में हम लोग के अभी तक की लाइफ की जर्नी में हमेशा इनका साथ रहा है। कहीं भी रहे हैं, जहाँ से भी रहे हैं, हेल्प करते रहे हैं। या ऑफिस देखते रहे हैं, मैं बच्चों को देखी हूँ, बस दोनों मिलकर चला रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आगे सब के लिए और अच्छा काम करें और अच्छे बच्चे और सभी लोग खुश हैं इनसे, इसलिए जैसे हैं वैसे ही रहें, हमेशा अच्छे से काम करें, सबकी सेवा करें। लद्दाख LAC पर चीन से तनाव के बीच भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप को बैन कर मोबाइल से चीनी कम कर दी है। भारत में केवल टिकटॉक के ही लगभग 40 मिलियन सब्सक्राइबर थे। तमाम अनजान लोगों को सोशल मीडिया का स्टार बना देने वाले इस ऐप की लोकप्रियता का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि बॉलीवुड के कई बड़े सुपर स्टार्स भी इस ऐप पर सक्रिय थे। चीन से विवाद तनाव के बाद चाइनीज ऐप के बैन होने के बावजूद पूरा देश एकजुट होकर भारत सरकार के फैसले के समर्थन में पहले देश फिर शेष की भावना के साथ खड़ा हो गया है। जनपदवासी भी चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित किए जाने से खासे खुश हैं। उन्होंने तो यहाँ तक मांग की है कि सरकार ऐप ही नहीं, चाइना के उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगाकर चाइना मुक्त भारत की ओर ठोस कदम बढ़ाए। उस पर आपको हमारे इंडिया के जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मतलब जो लोग यूज़ कर रहे हैं, उनको ये करना चाहिए कि इस सब पे और विरोध लगा। जितने ऐप और बचे हैं उनको और सील करना चाहिए। किस तरह का विरोध क्या होना चाहिए, किस लिए ऐप बंद किया गया, क्या है? क्योंकि ये हम लोग जो डाउनलोड करते हैं, देखते हैं, उन लोग को पैसा भी मिलता है, प्लस हम लोग की अभी चाइना को जाता है पेमेंट हम लोग के यहाँ से, क्योंकि जितने लोग यूज़ करेंगे उनकी तो सब्सिडी बढ़ेगी हर एक चीज़। और हम लोग का एंटरटेनमेंट भी हो जाता था, हर एक चीज़ हो जाता था। तो हम लोग यही कहना चाहेंगे कि चाइना माल छोड़ें और इंडिया का पकड़ें। क्यों छोड़े, क्या मामला हुआ? मामला तो यही हुआ ना, इतनी बुरी घटिया चाइना ने चाल चली है। अगर और कोई रहता तब तक पता नहीं कैसे क्या कर देता। ये मतलब बंद हुआ है, आप लोग संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत हैप्पी हैं। हम लोग यही चाहेंगे कि एकदम पूरा बंद हो जाए, एकदम बंद हो जाए। इंडिया अपना बना है, खुद की अपना एक
सील बना है। कहना चाहूँगा ये बिल्कुल मतलब कि एक तरीके से सही चीज़ है। मतलब चाइनीज़ कोई भी ऐप अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उस ऐप को यूज़ करके मतलब कि चाइना को आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, जिससे वो आर्थिक मजबूती पा रहे हैं। वो पैसा वो अपने सेना में लगा करके हमारे देश के सैनिकों को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो मेरी तरफ से तो मतलब कि बहुत सही कदम है। मैं तो ये चाहूँगा कि मतलब कि चाइना का कोई भी सामान हो, चाइनीज़ ऐप हो या चाइना का कोई भी लाइटिंग कोई भी चीज़ हो, वो धीरे धीरे पूरे इंडिया से बैन कर देना चाहिए। चाइना मुक्त हो जाना चाहिए पूरा इंडिया एक तरीके से। भारत सरकार द्वारा जो चीन पे प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो मोबाइल ऐप्स के हैं, चाहे टिकटॉक हैं, वीवा वीडियो, जितने भी प्रकार के ऐप्स हैं जो रोक लगाए गए हैं, वो बहुत अच्छे कार्य हैं और अच्छा है। और सबको सहयोग करना चाहिए भारत सरकार के साथ इसमें, क्योंकि चीन ने जो हमारे भारत के जवानों को मारा है धोखे से, इसलिए हम चीन का विरोध करते हैं और चीन के सारे आइटमों पर सरकार द्वारा रोक लगाना चाहिए। और ये बहुत अच्छा कार्य है जो केंद्र सरकार ने चीन के सारे ऐप्स को बंद किया है, और आगे भी कोशिश करें कि चीन के कोई भी आइटम ना बने। हम लोग डाउनलोड करते हैं, वीडियो बनाते हैं, करते हैं, वो सारा पैसा चीन में जाता है। तो अगर भारत सरकार ये कोशिश करे कि जो ऐप्स चीन ने लॉन्च किया है उससे अच्छा, उससे बढ़िया भारत सरकार लॉन्च कर दे भारत, तो ये पैसा हमारे भारत में ही रहेगा। चाइना के जितने आइटम हैं वो सब रोक लग जाए, चीन के जितने भी आइटम हैं उस पर रोक लग जाए। और जब ये चीन के सारे आइटम रोक लग जाएंगे तो चीन अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जनपद की नगरपालिका नगर पंचायतों के कार्य योजना के चयन के संबंध में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर ईओ नगरपालिका आजमगढ़ द्वारा आवंटित धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावित कार्यों की अनुमानित लागत 276.32 लाख, ईओ मुबारकपुर द्वारा प्रस्तावित कार्यों की अनुमानित लागत 251.96 लाख प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही नगर पंचायतों ने भी अपनी अनुमानित लागत प्रस्तुत की, जिस पर जिलाधिकारी ने ईओ नगर पंचायत अतरौलिया, बिलिरियागंज, जीएनपुर, अजमतगढ़, निजामाबाद, सरायमीर, फूलपुर को निर्देशित करते हुए कहा कि स्ट्रीट लाइट, मार्ग, प्रकाश की व्यवस्था पर किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों के स्थान पर जल निकासी व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, परिसंपत्तियों के रखरखाव, सड़क निर्माण कार्य आदि से संबंधित कराए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की सूची उपलब्ध कराएं। इसी के साथ ही जिन नगर पंचायतों को जेसीबी खरीदने की आवश्यकता हो तो उसका भी प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नगर पंचायतों को निर्देश दिए कि जो भी प्रस्तावित कार्यों को स्वीकृत उपरांत कराना है, उससे लगने वाले सभी सामानों को जेम पोर्टल से ही क्रय करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने बरसात के मौसम को देखते हुए समस्त नगर पालिका नगर पंचायतों के ईओ को निर्देश दिया कि अपने संबंधित क्षेत्रों में साफ सफाई, जल निकासी की व्यवस्था ठीक कराएं, जिससे कि डायरिया, डेंगू, मलेरिया, जेई आदि की बीमारी उत्पन्न न हो। यदि किसी भी नगर पालिका नगर पंचायत में उक्त बीमारी की शिकायत आने पर संबंधित ईओ के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, वह उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।